हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अजहर और आप देख रहे हैं अजहर अंसारी एजुकेटर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो नई सीरीज स्टार्ट की है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, ये इसके लिए जो दो बुक्स दी जाती हैं आपको पढ़ने के लिए, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरी बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो इसी के बारे में हम इस जो पूरी सीरीज़ है इसके बारे में हम आपको बात करेंगे। तो आप पूरी प्लेलिस्ट जो है आई बटन पर जाकर देख सकते हो, वहाँ से भी आप जो सारी इस टॉपिक पर जो मैंने वीडियो बना चुका हूँ आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। इस वीडियो में खास क्या है, इस वीडियो में मैंने ऐड की हैं बहुत ज़्यादा कुछ फ़नी क्लिप्स जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, आपको ज़रूर इंजॉयबल लगेगा। एंड जो क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस है पहला चैप्टर आप बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हो। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर जो है इस पूरे जो वीडियो है उसमें आपको पूरा जो चैप्टर है वो मिलेगा। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अजहर और आप देख रहे हैं अजहर अंसारी एजुकेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जब आप क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो जो आपको सबसे पहला चैप्टर जो आपको दिया जाता है पढ़ने के लिए उसका नाम है शीत युद्ध का दौर। क्या है ये शीत युद्ध? शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें कभी हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। एक नंबर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शीत युद्ध ऐसा युद्ध है जिसमें कि मतलब जो सर्दियों में लड़ा गया या दूसरी चीज़ें, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ऐसा युद्ध जिसमें कभी हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ विचारधाराओं वाला युद्ध था। एक दूसरी जो दो महाशक्तियां हैं पूरे विश्व में, क्या है उनका नाम? एक है अमेरिका, दूसरी है सोवियत संघ। क्या है नाम दोनों के? अमेरिका एंड सोवियत संघ। अमेरिका जिसको यूएसए कहते हैं एंड सोवियत संघ जिसको यूएसएसआर कहते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। एक नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर आना चाहिए। ओके, तो दो जो महाशक्तियां हैं इन्हीं के बीच में ये एक विचारधारा वाला युद्ध था। अमेरिका की क्या विचारधारा थी? पूंजीवाद, ठीक है। यानी कि अपार धन संपत्ति, यानी कि जितनी भी अमेरिका में कंपनीज है, पूरा जो अमेरिका है उसके अंदर जितनी भी फर्म्स होंगे वो सभी प्राइवेट होंगे। यानी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देते हुए ये जो विचारधारा है ये विचारधारा थी अमेरिका की, ठीक है। सोवियत संघ की क्या विचारधारा है? वो है समाजवाद। एक जो पूरा देश है उसके अंदर जितनी भी संस्थाएं होंगी, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, जितनी भी संस्थाएं सभी सरकारी होंगी, ठीक है। यहाँ तक कि जो मजदूर हैं यानी कि जो किसान हैं उनकी भी अपनी कोई प्रॉपर्टी ना हो करके वो सरकार की दी हुई ज़मीन पर ही खेती करेंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये जो दो अलग अलग महाशक्तियां हैं इन्हीं के बीच में ये जो विचारधाराओं वाला युद्ध था, यानी एक दूसरे की विचारधाराओं को हराने की जो कोशिश है उसको शीत युद्ध में की गई, ठीक है। तो इसके अंदर बिल्कुल भी किसी तरीके का खून खराबा नहीं हुआ, यानी कि कोई भी इसके अंदर जो फिजिकली युद्ध है वो नहीं होता है, ठीक है। तो आपको आयोग आपको पता चलेगा होगा कि हमने किस तरीके से ये जो शीत युद्ध है ये होता है, ठीक है। तो अब शीत युद्ध है वो विचारधाराओं का युद्ध है, लेकिन इसमें जीत का फैसला कैसे किया जाएगा? कैसे पता चलेगा कि एक जो महाशक्ति है वो जीत गई है, दूसरे की जो विचारधारा है वो हरा चुकी है, यानी पूंजीवाद जीत गई है या समाजवाद जीती है? कैसे पता चलेगा? कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि पता होने चाहिए? तो मैं आपको बताने वाला हूं। इसी के लिए जो अमेरिका है उसने बहुत सारे छोटे छोटे देशों को अपने साथ जोड़ने के लिए कोशिश की, ठीक है। और ये माना गया कि जिस महाशक्ति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा देश जुड़े हुए होंगे ऑटोमेटिकली उसकी जीत मानी जाएगी, क्योंकि अगर युद्ध की स्थिति बनती भी है तो जब एक महाशक्ति के पास ज़्यादा देशों का सपोर्ट है तो ऑब्वियसली वो जीतने की उसकी जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। अमेरिका ने इसी के लिए नाटो की स्थापना करी, ठीक है। कब की? अप्रैल 1949 में। नाटो क्या है? ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक बार और, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे देशों को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयास किया गया और जोड़ा भी, ठीक है। तो इसी के लिए जो अमेरिका है उसने अपनी विचारधाराओं वाले देशों को अपने साथ जोड़ा, जिससे कि उसकी जो सैन्य क्षमता है या जो विचारधारा है और मजबूत हो सके, ठीक है। तो अगला है सीटो, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि ये भी एक अमेरिका द्वारा जो एक संस्था है, मतलब जो ट्रीटी है वो बनाई गई ताकि छोटे छोटे देशों को अपने साथ जोड़ा जा सके। और सेंटो की भी जो है वो स्थापना करी 1955 में, जिसमें केंद्रीय संधि संगठन भी इसको बोलते हैं, जिसमें अमेरिका ने छोटे छोटे देशों को भी अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयास किया। अच्छा, तीनों संधियों में फ़र्क क्या है? जब तीनों का टारगेट एक ही है, गोल एक ही है, इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी ज्वाइन करने की इन तीनों विचारधाराओं को, इन तीनों संगठनों को, वो थोड़ी अलग अलग थी, ठीक है। नाटो के लिए कुछ और फैक्टर्स थे, सीटों के लिए और सेंटो के लिए कुछ अलग अलग थे। इसीलिए जो देश है नाटो में ना जुड़ करके सीटों में शामिल होना चाहते थे और सीटों में या सेंटो में शामिल होना चाहते थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी कुछ सैन्य संधियां जो कि महाशक्ति ने की, अमेरिका ने की। अच्छा, जो समाजवाद वाला जो देश है यानी कि जो सोवियत संघ है उसने कौन कौन सी जो महाशक्तियां हैं
उसने कौन कौन सी सैन्य संगठन किया, तो उसने किया एक तरीके से वारसा संधि, ठीक है, कब किया, 1955 में, ठीक है। वारसा संधि क्या होती है, जिसके अंदर बहुत सारे देश जो कि ऐसा मानते हैं, जो कि समाजवाद की जो विचारधारा है वो बहुत अच्छी विचारधारा है, पूरी दुनिया में यही विचारधारा फैलती जानी चाहिए, तो इसी के लिए वो इसी महाशक्ति के साथ जुड़ना चाहते थे, यानी कि सोवियत संघ के साथ जुड़ना चाहते थे, तो वो एक वारसा संधि के अंतर्गत वो अपने आप को जोड़ते थे, ठीक है। तो इस तरीके से सैन्य संगठन है, यानी कि ज़्यादातर देश जिस महाशक्ति के साथ जुड़ेंगे ऑटोमेटिकली उसकी जीत होगी, उसके पास ज़्यादा सैन्य संगठन होंगे, उसके साथ ज़्यादा सैनिक ठिकाने होंगे, भू क्षेत्र उसके पास ज़्यादा होगा, महत्वपूर्ण संसाधन भी उसके पास ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जिसमें कि जो महाशक्तियां हैं अपने आप को जीत दर्ज करने का जो फैक्टर है वो मानती थी, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी वीडियो की स्किप ना करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं ये वाला, यानी कि पूरी जो बुक है, इस बुक की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, यानी कि यही वाला जो चैप्टर है, पहला शीत युद्ध का दौर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, ज़रूर देखें इस पूरी वीडियो को, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो महाशक्तियों को छोटे देशों की आवश्यकता क्यों थी, ठीक है। पहले तो ये है कि महाशक्तियां हैं, ठीक है, वो महाशक्तियां हैं, उनका पूरा विश्व में ना उनका वर्चस्व है, बोलबाला है, ठीक है, हर जगह उनकी जो सेना है वो विद्यमान है, मतलब पूरी तरीके से उनका जोरों शोर से जो उनकी विचारधारा है वो बढ़ रही है, लेकिन फिर भी वो छोटे देशों के साथ क्यों निर्भर है, वो छोटे देशों को अपने साथ क्यों जोड़ना चाह रही है। तो एक आंसर तो मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी बताया, जैसा कि आपने देख लिया, कुछ और भी फैक्टर्स है जो कि आपको जानने चाहिए। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ क्यों जुड़ना चाहती थी, तो आप लिखेंगे पहली हेडिंग महत्वपूर्ण संसाधन, ठीक है। महाशक्तियां वैसे तो महाशक्तियां थी, लेकिन जो छोटे छोटे देश हैं उनके पास जो महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन है, पेट्रोल हो गया, खनिज हो गया, ये जो सारी चीजें हैं वो अपने लिए वो इस्तेमाल करना चाहते थे महाशक्तियां, इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे देशों को अपने साथ जोड़ना स्टार्ट किया। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगला है भू क्षेत्र, जो महाशक्तियां हैं वो छोटे छोटे देशों की जो भू क्षेत्र हैं, जो लैंड एरिया है वो भी अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, ताकि वहां पे जो अपने मिसाइल हैं वो तैनात कर सकें, ठीक है, जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको तैनात कर सके, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसके लिए भू क्षेत्र की ज़रूरत थी, जिसके लिए महाशक्तियों ने छोटे देशों को अपने साथ जोड़ने के प्रयास किए, यही रीज़न था कि महाशक्तियों ने छोटे देशों को अपने साथ जोड़ा, ठीक है। तो सैनिक ठिकाने, वो जो महाशक्तियां हैं वो सैनिक ठिकाने अपने दुश्मन जो विचारधारा है उसके पास जाकर वो निगरानी भी रखना चाहते थे कि देखें हमारा जो विरोधी है वो क्या कर रहा है, उसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, वो कौन सी षड्यंत्र रचने की तैयारी कर रहा है, किस तरीके की अपनी प्लानिंग कर रहा है विश्व में अपनी जो सत्ता है उसको बरकरार रखने की, ठीक है। तो इसी के लिए वो सैनिक ठिकाने भी रखना चाहते थे, ठीक है, यानी कि अपने सैनिकों को दूसरे छोटे देशों में भेजकर उनके निगरानी रखने के लिए, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए जो सैनिक ठिकाने जो बनाए जाते थे वो महाशक्तियां अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती थी उन छोटे देशों के। तो इसीलिए भी जो महाशक्तियों के लिए वो छोटे जो देश हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। और दूसरा है आर्थिक सहायता। एक तरीके से कहा जाता था कि अगर छोटे देश अपने जो आर्थिक क्षेत्र है, भू क्षेत्र है, सैनिक ठिकाने हैं, महत्वपूर्ण संसाधन अगर महाशक्तियों के साथ साझा करेंगे तो जो महाशक्तियां हैं वो छोटे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी। क्या करेंगी? आर्थिक सहायता। उनको उनके देश में अगर विकास की कोई भी कार्यक्रम है या कोई भी अगर वित्तीय सहायता की ज़रूरत है तो जो महाशक्तियां हैं वो छोटे देशों को देंगी, ठीक है। कितनी अच्छी चीज़ है ना। तो इसीलिए जो छोटे देश हैं वो बड़ी महाशक्तियों के साथ जुड़ना चाहते थे, ठीक है। ये एक अगला टॉपिक है, 4 नंबर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाता है, आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है शीत युद्ध का दायरा। दायरा मतलब क्या होता है? इसका दूसरा नाम है चरम बिंदु। शीत युद्ध का दायरा या शीत युद्ध का चरम बिंदु एक ही बात है, नॉट कंफ्यूजन, ठीक है। बिल्कुल इजीली जो टॉपिक है वो मैं आपके लिए करा रहा हूँ। तो शीत युद्ध का दायरा ये होता है कि वैसे तो शीत युद्ध में कभी हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन शीत युद्ध में बहुत ज़्यादा ऐसी संभावनाएं आई जब लगा कि अब जो शीत युद्ध है वो हथियारों का इस्तेमाल करके रहेगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है, यानी कि 1945 और 1991 के बीच में बहुत ज़्यादा ऐसी स्थितियाँ आई जिसमें लगा कि अब हथियारों का इस्तेमाल होकर रहेगा, अब बहुत ज़्यादा जान माल की जो हानि है वो होकर रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसी को हम कहते हैं शीत युद्ध का दायरा। युद्ध की संभावनाएं बनना लेकिन युद्ध ना होना, ओके। तो ये वाली चीज़ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो शीत युद्ध का दायरा है या इसका दूसरा नाम है शीत युद्ध का चरम बिंदु। ये पहला जो शीत युद्ध का दायरा है उसका नाम है क्यूबा का मिसाइल संकट, ठीक है। क्यूबा, क्यूबा क्या है? अमेरिका के पास एक द्वीपीय देश है, ठीक है, एक आइलैंड है छोटा सा जिसका नाम है क्यूबा। इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है? इसके राष्ट्रपति का नाम है फिदाइल कास्त्रो। अच्छा, हम क्यों जान रहे हैं फिदाइल कास्त्रो के बारे में और क्यूबा के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये घटना है 1962 की, जब
क्यूबा जो देश है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये एक समाजवादी देश है। आपको याद आ रहा है समाजवादी देश वो होते हैं जो कि सोवियत संघ के साथ जो अपनी विचारधारा है वो रखना चाह रहे हैं, यानी कि समाजवाद वाली जो विचारधारा है उनके साथ वो उसका विकास करना चाह रहे हैं। तो क्यूबा भी एक ऐसा ही देश था तो जो कि अमेरिका के पास स्थित है। तो सोवियत संघ ने क्या किया कि अमेरिका के पास जो उनका ही एक विचारधारा वाला देश है क्यूबा, वहां पर मिसाइलों की तैनाती करने के आदेश दे दिए। और जो सोवियत संघ के उस समय जो राष्ट्रपति हैं उसमें जो उनके सबसे बड़ी जो उत्तराधिकारी हैं उनका नाम है निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। और निकिता क्रुश्चेव ने ऑर्डर दे दिए कि क्यूबा के अंदर मिसाइल तैनात किए जाएं और अब हम अमेरिका के ऊपर जो है बमबारी करेंगे, ठीक है। मिसाइल की जो है वो तैनाती बिल्कुल करा दी गई। और कब की घटना है, 1962 में, तो ज़रूर इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। तो मिसाइलों की जो तैनाती है वो कर दिए गए और जो अब सोवियत संघ पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर हमला करने के लिए तैयार था। अच्छा, तो अमेरिका को जब इस चीज़ की खबर 2 या 3 हफ्ते भी पता बाद में चली तो वो इस युद्ध को रोकने के लिए प्रयास में लग गया। और उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जॉन एफ कैनेडी, उनका नाम है जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी ने क्या किया कि उनको आदेश दिए कि आप अपने मिसाइल जो हैं वो मिसाइल वापस कर लीजिए, ठीक है। हम इस समय किसी भी तरीके का जो युद्ध है वो नहीं चाहते हैं, हम बैठकर बात करेंगे, ठीक है। उन्होंने ये जो हमला है इसका विरोध किया, लेकिन जो सोवियत संघ है उसने उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी और पूरी तरीके से अड़ा रहा कि अब हम परमाणु जो हमला है वो कर रहेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे दूसरे देशों ने भी इसके अंदर जो है अपना कदम बढ़ाया, ठीक है। उन्होंने भी दोनों महाशक्तियों को समझाया, खास करके सोवियत संघ को समझाया कि आप अपने जो युद्ध के लिए जो हथियार हैं, जो आपने मिसाइल तैनात किए हैं, आप इन्हें वापस ले लीजिए, ठीक है। हम इस समय अगर कोई भी युद्ध होता है तो इससे ना सिर्फ दोनों महाशक्तियाँ बल्कि समूचे विश्व को, बल्कि दोनों महाशक्तियों के अलावा जितने भी दुनिया में देश हैं सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप अपने जो मिसाइल हैं वो हटा लीजिए, हम दूसरे तरीके से जो युद्ध का जो परिणाम है वो घोषित कर सकते हैं या दूसरे तरीके से बैठकर बातचीत करके हम इसका जो समाधान है वो निकाल सकते हैं। तो आखिर किसी तरह बातचीत के द्वारा जो ये मिसाइल हैं वो सोवियत संघ द्वारा वापस ले ली गई, यानी कि इसी के लिए हम इसको शीत युद्ध के दायरे की स्थिति में रखते हैं। यानी कि शीत युद्ध में जब भी हथियारों का जो इस्तेमाल है उसकी संभावनाएं बनी लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, इसी को हम कहते हैं शीत युद्ध का दायरा, इसका शीत युद्ध का चरम बिंदु। तो एक आपने देखा होगा कि क्यूबा का जो मिसाइल संकट, इसकी जो घटना है बहुत ज़्यादा अच्छी घटना है जो कि हम शीत युद्ध के दायरे में फिट करके रख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 95% ये जो टॉपिक है वो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो बने रहें, ठीक है। अब बात करते हैं गुट निरपेक्षता। सर मतलब दो महाशक्तियां, जो पूरी दुनिया है वो दो महाशक्तियों यानी कि दो भागों में बटी हुई है, एक है पूंजीवादी और एक है समाजवादी विचारधारा, ठीक है। अब जो भी नए देश आज़ाद हो रहे हैं उनको या तो पूंजीवाद में शामिल होना है या तो समाजवाद में शामिल होना है। तो क्या इन दोनों महाशक्तियों से बचने का कोई उपाय नहीं था? क्या जो भी नए देश आज़ाद हो रहे हैं उनको सिर्फ अपनी जो महत्वपूर्ण संसाधन है, भू क्षेत्र है, सैनिक ठिकाने हैं, आर्थिक सहायता, सारी चीज़ें जो है वो महाशक्तियों के लिए देनी पड़ेंगी? तो क्या महाशक्तियों के लिए छोटे देशों को अपने सारे संसाधन देने पड़ेंगे, अपने भू क्षेत्र, सैनिक ठिकाने, महत्वपूर्ण संसाधन, सभी चीज़ें क्या साझा करनी पड़ेंगी उन महाशक्तियों के साथ, ठीक है? क्या वो अपने देश के विकास के कार्यक्रम नहीं कर सकते? तो इसके लिए ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो नए देश हैं वो सिर्फ आज़ाद हो रहे हैं और वो दोनों महाशक्तियों में से एक के साथ शामिल हो रहे हैं। तो इसी के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन उभर कर आता है, एक बहुत ही अच्छा विकल्प उभर कर आता है उन नए आज़ाद होने वाले देशों के साथ, ठीक है। और उसका नाम क्या है? गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता, ठीक है। क्या है ये गुट निरपेक्षता? दोनों महाशक्तियों से एक बराबर दूरी बनाकर रखने का विकल्प। क्या है? गुट निरपेक्षता। 1 नंबर में डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसमें 5 देशों ने इसकी स्थापना करने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत ने भी इसके अंदर शामिल होकर जो गुट निरपेक्षता है उसकी जो रचना है उसके अंदर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो अदा किया, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और इसकी स्थापना कब हुई? पहला जो इसका सम्मेलन है वो तो 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ, और उसके बाद जो फाइनली इसकी जो स्थापना है तो 1961 बेलग्रेड में गुट निरपेक्षता की जो स्थापना है वो कर दी गई, ठीक है। 1 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान से सुन लीजिए इसको। अगर आपको वीडियो में ये चीज़ें याद नहीं हो रही है तो आप इसको 2-3 बार रिवाइज
रिवाइंड करके ना देख लीजिए, ताकि अभी की अभी सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं, ठीक है, ताकि बाद में बैठकर घंटों किताब याद करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। सारी चीज़ें, पूरा जो चैप्टर है वो मैंने इस वीडियो के अंदर ही कवर कर रखा है, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। आई होप आपको इंजॉयमेंट मिल रही होगी, बहुत मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो को देखने के साथ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा भारत और शीत युद्ध, ठीक है। अच्छा, शीत युद्ध में हमने दोनों महाशक्तियों की बात करी, ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ की बात करी, लेकिन हमने भारत की तो बात करी ही नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम ये बात करेंगे कि भारत शीत युद्ध के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, क्या वो एक महाशक्ति के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, क्या मैटर है, क्या जुड़ा हुआ है, कौन सी विचारधारा के साथ है, किस विचारधारा के साथ नहीं है, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको अब इस टॉपिक में आपको मैं क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कि भारत ने सबसे पहले शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियों का खुलकर विरोध किया, यानी महाशक्तियों में से दोनों महाशक्तियां जो हैं, अमेरिका हो चाहे सोवियत संघ हो, दोनों महाशक्तियों का एक बराबर दूरी बनाकर रखने का भारत ने जो है वो निर्णय लिया। और साथ ही साथ जो उस समय नए देश आज़ाद हो रहे हैं, यानी 1945 के बाद जो नए देश आज़ाद हो रहे हैं, उनसे भी आग्रह किया कि आप भी महाशक्तियों में शामिल ना हों, गुटनिरपेक्षता में शामिल हों और अपने जो देश का विकास के कार्यक्रम हैं उसमें बढ़ाने में ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो भारत ने विरोध किया, और इसी के साथ भारत का लाभ और हानियां भी थी। भारत जो शीत युद्ध है उसके साथ भारत की कुछ लाभ और हानियां भी जुड़ी हुई थी। क्या है ये लाभ और हानियां, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जामिनेशन में। तो पहला लाभ ये है या पक्ष ये है कि भारत की जो दोनों महाशक्तियां हैं उनसे रिलेशन बहुत अच्छे थे। अमेरिका के साथ जो भारत के रिलेशन अच्छे थे, बल्कि सोवियत संघ में जो सबसे बड़ा देश है रूस, उसके साथ तो भारत के बहुत ज़्यादा अच्छे जो मैत्रीय जो रिलेशन है, ठीक है, वो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन है, यानी कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर जो है वो व्यापार करते हैं, ठीक है। जैसे कि अंतरिक्ष के मुद्दे पर, तेल के, पेट्रोलियम के, ठीक है, रिसर्च वगैरह के मुद्दे पर दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जो व्यापार है वो करते हैं, ठीक है। तो भारत की दोनों महाशक्तियों के साथ वैसे तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, तो अगर एक महाशक्ति उसके ऊपर दबाव बनाती कि भारत, इंडिया, आप हमारे साथ शामिल हो जाइए शीत युद्ध में, तो वो दूसरी महाशक्ति के साथ शामिल हो सकता था, क्योंकि वो भी उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छे उनके संबंध हैं। तो दूसरी महाशक्ति भी अगर ये करती तो वो पहली वाली महाशक्ति के साथ शामिल हो सकता था। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोनों महाशक्तियों में से कोई भी भारत के ऊपर दबाव नहीं बना सकता था कि आप हमारे विचारधारा के साथ शामिल हो जाइए, आप हमें भी दबाव पहले तो नहीं बना सकता। तो ये तो हमारा लाभ हुआ। हानियां ये हुई कि बहुत ज़्यादा जो आलोचनाएं हैं वो पूरी दुनिया के अलग अलग देशों ने या महाशक्तियों के साथ जुड़े हुए देशों ने की। जैसे पहली आलोचना थी कि भारत की जो नीति है वो पलायन की नीति है, ठीक है, यानी कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से हमेशा बचना चाहता है, वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में भाग नहीं लेना चाहता, ठीक है, वो समर्थन नहीं करता, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी जो योजनाएं हैं, किसी भी तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके अंदर शामिल होने से भारत जो है कतराता है, ठीक है। तो ये आलोचनाएं लगाई जा रही हैं, तो आप इसके बदले में लिखेंगे कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, बल्कि भारत ने बहुत अलग अलग समय पर जो शीत युद्ध है उसमें भाग लिया और दोनों महाशक्तियों के जो मतभेद हैं उनको ख़त्म करने के बहुत ज़्यादा प्रयास किए, ठीक है। जैसे कि 1971 में भारत ने रूस की सहायता लेते हुए जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको आज़ाद कराया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, और बहुत अलग अलग समय पर भी जो दोनों महाशक्तियों हैं उसके अंदर बैठकर भारत ने दोनों का समझौता कराने के लिए भी प्रयास किए कि दोनों अपना समझौता कर लें और बिल्कुल भी ये जो रक्त रंजित जो युद्ध है वो ख़त्म किया जा सके। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि जो भारत है वो बिल्कुल उसकी जो नीति है वो पलायन की नीति है, ठीक। तो आई होप आपको ये मैंने जो पूरा चैप्टर है वो कवर किया, ठीक है। ऑलमोस्ट जो हमने पूरा चैप्टर है वो सारा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा ये वीडियो देखने में। ज़रूर इसको जो है वो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कि आपके साथ ही 12th क्लास में हैं तो ज़रूर मोस्ट वेलकम, ठीक है। और अगर आप और भी ऐसी वीडियोस चाहते हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस हैं वो सारी आपको सबसे पहले मिल सकती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।